हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 5 मई के करंट अफेयर्स। ओके, तो पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ द डे में, आज की तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पिछले कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक और इम्पॉर्टेंट डे था, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये भी कल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये ना फायर फाइटर्स की जो इंपॉर्टेंस रहती है हमारी लाइफ्स में, उसको और उजागर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बारी की थीम तो इसकी कोई नहीं थी, बट जो सिंबल है आपका फायर फाइटर्स वालों का, एक सिंबल होता है रेड एंड ब्लू का, जिसमें रेड जो है वो फायर को सिंबलाइज करता है और ब्लू वाटर को। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स का जो डे होता है वो 4 मई को होता है। मतलब इसमें जितने भी फायर फाइटर्स ने औरों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाई है, उनको भी हम उनको भी मतलब याद करते हैं, तो इसके लिए ये डे सेलिब्रेट होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट इन नॉर्थ अमेरिका, वॉज इनाग्रेटेड इन विच कंट्री। एक स्टैचू और वल्लभ भाई पटेल का लॉन्च हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है, और वो फर्स्ट स्टैचू है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में से कहीं पर। तो कौन सा है वो स्टैचू, वो कौन सी वो जगह है जहाँ पर ये स्टैचू इनाग्रेट हुआ है। अब ये वाली सारी ही नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, बट इसमें से जहाँ पर ये स्टैचू लॉन्च हुआ है वो कौन सी जगह है? कनाडा। ओके, कनाडा में ये जो स्टैचू है ये लॉन्च हुआ है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। अब ये बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम ऐसे क्वेश्चंस में ना, ये सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसमें कि ब्रॉन्ज का बना है ये स्टैचू, एक ब्रॉन्ज की मॉन्यूमेंट है, और कहाँ पर? कनाडा, ओंटारियो में ये स्टैचू इनाग्रेट हुआ है। अब ये जो स्टैचू है ये ऑल्सो एक स्मॉलर काउंटर पार्ट है या स्मॉलर वर्जन है, जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, जो आपका केवड़िया गुजरात में लॉन्च हुआ था, उसका एक स्मॉलर वर्जन है या उसका एक स्मॉल स्टैचू है। ठीक है, तो 9 फीट इसकी आपकी लेंथ है और 4 फीट का शायद इसका पोडियम है जिस पे ये रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली हैज़ लॉन्च्ड अ पेट्रोलिंग ऑपरेशन टू कम्बैट एंड प्रिवेंट क्राइम एंड मेक पीपल पब्लिक प्लेसेस सेफर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन? न्यू दिल्ली सरकार ने एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको क्राइम से भी प्रिवेंट किया जा सके और सेफ़र बनाया जा सके। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क उसका नाम है। आंसर बी है इसका। इसके पॉइंटर्स देख लेते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क। अब न्यू दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, बट फोर्स कौन सी इसमें है आपकी, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इसको, ऑपरेशन सतर्क को। क्या इनका ऑब्जेक्टिव क्या था मेन? ताकि ये एक्शन ले सके अगेंस्ट द इलिसिट या इलीगल लिकर या FICN या इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह की जब ट्रेडिंग होती है ना, तो ऐसी जगहें, रेलवे स्टेशन वगैरह, इन सब पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ये इलीगल ये इधर उधर चीज़ें कर रहे होते हैं, और स्पेशली SEC लिकर या टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह, या कोई अनअकाउंटेड गोल्ड वगैरह हो, जिन भी चीज़ों की ऐसी तस्करी वगैरह चलती है वो रेलवेज़ के थ्रू भी बहुत होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस नेटवर्क से उसको इधर उधर करने के लिए ये जो आपका प्रोजेक्ट है ऑपरेशन सतर्क, इसको शुरू किया गया। इसमें जो आपके मेल और फीमेल दोनों ही पर्सनल रहेंगे पुलिस के, वो यहाँ पर जो है वो निगरानी रखेंगे इस चीज़ की रेलवे स्टेशंस पे, डिफरेंट रेलवे स्टेशंस पे। और इसमें से जो आपका एक और निकलेगा बेनिफिट जो होगा सरकार को, टैक्स इवेजन और स्मगलिंग दोनों से छुटकारा मिलेगा। ओके, और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो रेलवेज़ के लिए हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। अब अश्विनी वैष्णव का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनके पास ना 2 और पोर्टफोलियोज़ हैं। अब आपका आज का पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो अश्विनी वैष्णव के 2 अलग इसके अलावा जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो कौन से हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और चीज़ हमने आज से नई शुरू की है कि इनके जो आंसर्स होंगे वो हम नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करने से पहले ना एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो एक आपका क्वेश्चन ये है आज का पहला कि इनके दूसरे जो 2 पोर्टफोलियोज़ हैं वो कौन से हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 वॉज रिलीज्ड। व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द इंडेक्स? हमारा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था वो रिलीज़ हुआ है। अभी हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया था। तो ये जो इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, 20th एडिशन है इस इंडेक्स की, इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है ये हमसे पूछा है। इंडिया इस इंडेक्स में ना हमेशा काफ़ी लो रैंक करता है, तो इस बार भी इंडिया की पोजीशन जो है वो 150th है। 150th पोजीशन है, पिछली बार से भी घट गई है इसकी रैंकिंग। तो
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ही दिन ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है। किस इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज़ किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये RSF एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने, एक एजेंसी है ये, इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है 20th रिपोर्ट को। और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो गिर गई है 150 पे, ठीक है। 180 टोटल कंट्रीज़ का इसमें सर्वे हुआ था, जिसमें से इंडिया 150th रैंक पे है। और 41 इसका स्कोर है इस बार का आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 41 जो है इसका स्कोर रहा है इंडिया का इस बार। और पिछली बार की अगर बात करें तो 142nd पोजीशन पे था इंडिया 2021 के इंडेक्स के हिसाब से। जो आपका लास्ट ईयर का रहता है ना रैंकिंग, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी इस साल की होती है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि इस बार 150th है, पिछली बार कितनी थी, तो पिछली बार 142nd थी, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार 150th है। ये जो लिस्ट है इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने, ठीक है। नॉर्वे में जो वहाँ की प्रेस है उसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है नॉर्वे में, ओके। और उसका स्कोर 92.65 है आउट ऑफ 100। बस इसी का ही स्कोर आपको याद रखना है, बाकी मैंने किसी का मेंशन भी नहीं किया इसीलिए। पर हमने ये देख लेना कि और हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में। फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे एस्टोनिया है और फिफ्थ पे आपकी फिनलैंड, ठीक है। ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। और सबसे लास्ट में जो इस पर रैंक कर रहा है वो कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। वो तो आपको मतलब अंदाज़ा होगा ही। नॉर्थ कोरिया में ये होता है कि सारी वहाँ की जो प्रेस है ना वो बिल्कुल सरकार के कंट्रोल में, सरकार नहीं, जो वहाँ के वो है ना रूलर हैं उनके कंट्रोल में है, जो किम जोंग उन है उनके कंट्रोल में है सारी वहाँ की प्रेस। तो इसलिए वो जो हैं बॉटम पे हैं बिल्कुल इस लिस्ट में। अब ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? क्रिस्टोफ डेलॉयर। क्रिस्टोफ डेलॉयर इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और हेडक्वार्टर इसके पेरिस, फ्रांस में है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आज का बन रहा है आपका कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब सेलिब्रेट किया, डिस्कस भी किया था। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये हमने पढ़े भी हैं। तो जब पढ़े हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये भी बताना है आपने, सेकंड क्वेश्चन आज का ये है, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे फिर, ताकि साथ के साथ आप रिवाइज भी करते रहो। जो बच्चे यहाँ पर नहीं भी आंसर दे रहे हैं अगर कमेंट सेक्शन में, तो वो भी नेक्स्ट डे जब सुनेंगे, अगले दिन वीडियो को देखेंगे तो उनका भी वो रिवाइज होता रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है अब से। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आज का है, विच न्यू बैंकिंग स्टार्टअप हैज़ बिकम इंडियाज़ 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, जो आजकल के हिसाब से देखी जाए तो हमसे ये पूछा है कि न्यू बैंकिंग स्टार्टअप्स में से कौन सा, फॉलोइंग में से कौन सा इंडिया का 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप को हम डिस्कस करेंगे अभी, पर पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा बना है। ओपन बना है, ठीक है। ओपन जो है स्टार्टअप वो बना है आपका 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोलते हैं जो एक प्राइवेटली स्टार्ट की गई एक स्टार्टअप कंपनी है, प्राइवेटली हेल्ड है, मतलब कि प्राइवेटली ओन्ड एक स्टार्टअप कंपनी वो होती है जिसकी वैल्यूएशन जो होती है, जिसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो ओवर $1 बिलियन हो जाती है, ठीक है। जब किसी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी की, स्टार्टअप कंपनी की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है तो उसको एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो इंडिया में है टोटल 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए हैं। वो जो 100th बना है वो ये ओपन वाला बना है, ठीक है। अब नियो बैंक भी हमने एक टर्म देखी है अभी, तो नियो बैंक भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टर्म्स आपकी रहती है ना, ये हम सारी यहाँ पर साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। नियो बैंक का क्या मतलब होता है कि वो एक ऐसा टाइप का डिजिटल बैंक होता है जिसकी फिजिकल कोई ब्रांच, कोई ऑफिस नहीं होता, ठीक है। फिजिकल लोकेशंस पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ डिजिटली वो होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है? ताकि कस्टमर्स को मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके ट्रेडिशनल बैंक्स का। ट्रेडिशनल बैंक्स मतलब जैसे अभी फिजिकल फॉर्म में बैंक्स होते हैं, तो उसके अलावा एक और अल्टरनेटिव, एक और उनको ऑप्शन मिल जाए, उसके लिए ये आपके जो डिजिटल बैंक्स हैं इनको स्टार्ट किया गया। नियो बैंक मतलब आप डिजिटल बैंक्स ही बोल सकते हो इसको। इनकी जो है फिजिकल फॉर्म में भी कोई ब्रांच नहीं होती कहीं पर भी, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज तो सारे ही डिजिटल बैंक्स हैं, सारे बैंक डिजिटलाइज हो गए हैं अब, बट इनकी फिजिकल भी कोई भी लोकेशंस नहीं होती, तो इनको बोलते हैं नियो बैंक, ठीक है। इनमोबी जो है ना वो पहला वो एक मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म था, मोबाइल एड प्लेटफॉर्म था। ये आपका पहला यूनिकॉर्न बना था इंडिया में 2011 में, ठीक है। 2011 में ये पहला यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। इनमोबी इसका नाम है, तो जो फर्स्ट वगैरह भी होगा वो भी आ सकता है, तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट भी ले लिया। अब इसी से रिलेटेड ना एक और न्यूज़ भी थी ओपन फिनटेक से। ये जो ओपन फिनटेक लिमिटेड है, मतलब ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड,
ये जो कंपनी है इसने एक और कंपनी है फाइनेंस कंपनी है ये भी, IIFL करके, इनके साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि इंडिया का फर्स्ट नियो बैंक खोला जा सके MSMEs के लिए। नियो बैंक किसके लिए खोला जा सके? MSMEs के लिए। उसके लिए ओपन ने पार्टनरशिप की है IIFL के साथ। और ये जो बैंक रहेगा फर्स्ट आपका नियो बैंक MSMEs वाला, इसका नाम क्या रहेगा? IIFL ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये नाम रहेगा इसका। तो इसमें जो अभी इनिशियल कैपिटल लगाएंगे वो कितना है? 120 करोड़ रुपीज़। ये करंट अफेयर्स की ही न्यूज़ है और इसी के साथ ही तो हमने इसी को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, यहीं पर ही इसको कवर कर लेते हैं हम। और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें, इस्टेब्लिश हुई हैं ये सिर्फ 2017 में। इतने से टाइम में इन्होंने इतना पैसा बना के ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। हेडक्वार्टर्स इनका बेंगलुरु कर्नाटका में है। फाउंडर और CEO कौन है इसके? अनीश अच्युतम। अब इनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये 100th यूनिकॉर्न कंपनी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन इलेक्ट कर दिए गए हैं? तो ये एक इंडियन ऐसे वो हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह रह चुके हैं, उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है इसमें, इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरविंद कृष्णा नाम है इनका। अरविंद कृष्णा को इलेक्ट कर लिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के। तो अरविंद कृष्णा को अपॉइंट किया गया है 31 दिसंबर 2023 तक। सिर्फ 2023 तक ही क्यों किया गया? ताकि जो इनकी आपकी अभी रिमेनिंग पीरियड रहता है ना ऑफिस में, वो कंप्लीट किया जा सके। 3 टर्म का पीरियड होता है, बट इनको सिर्फ उस पीरियड तक जो मतलब पिछले वहाँ से इस पोस्ट को जिन्होंने खाली किया है ना, उनकी टर्म 3 ईयर की एंड हो रही है 31 दिसंबर 2023 को। तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इनको इधर अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो अरविंद कृष्णा को सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ये जो है अभी सर्व कर रहे हैं चेयरमैन एंड CEO ऑफ IBM, ठीक है। जनवरी 2021 से ये चेयरमैन एंड CEO ऑफ IBM भी सर्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट एंड CEO की, वो हैं जॉन C. विलियम्स। और हेडक्वार्टर्स इसके ऑब्वियसली न्यूयॉर्क का बैंक है तो न्यूयॉर्क USA में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन IITF वर्ल्ड रैंकिंग्स, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पैडलर मनिका बत्रा? तो अब IITF की जो वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं वो अनाउंस हो गई हैं। उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि मनिका बत्रा जो इंडियन एक पैडलर हैं या जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं इंडिया की, उनकी क्या रैंक है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग? तो उनकी रैंक है 38th। ये अभी तक की इनकी बेस्ट रैंक है, 38th रैंक है मनिका बत्रा की। मनिका बत्रा ने अपना करियर की हाईएस्ट रैंक है इनकी अभी तक की 38th, ये पोजीशन इन्होंने ली है। इनके अलावा अगर विमेंस की जो सिंगल्स की कैटेगरी है उसमें देखा जाए तो इंडिया की और 3 भी प्लेयर्स हैं जो इसमें इंक्लूड की गई इस लिस्ट में टॉप 100 में, जिसमें से पहली कौन है? अर्चना कामत जो 66th पोजीशन पे हैं, श्रीजा अकुला 68th पोजीशन पे हैं और रीथ टेनिसन 97th पोजीशन पे। इसमें इन तीनों की पोजीशंस इतनी मैटर नहीं करती जितने इनके नाम मैटर करते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये याद रखना है कि मनिका बत्रा के अलावा टॉप 100 में और कौन कौन सी हैं? अर्चना कामत, श्रीजा अकुला और रीथ टेनिसन। ओके, मेंस सिंगल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जी साथियान जो हमारे इंडियन प्लेयर हैं वो 34th पोजीशन पे हैं टॉप 100 में से, और अजता शरद कमल जो हैं 37th पोजीशन पे हैं। ओके, ये दोनों टॉप 100 में मेंस कैटेगरी में। अब इसमें मैंने इंक्लूड की है मेंस की डबल्स की कैटेगरी भी, विमेंस डबल्स कैटेगरी भी और मिक्स डबल्स भी। ये आपने पढ़नी है PDF में, ठीक है। इसको आप खुद रीड कर लेना PDF में। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट एक बार रीड कर लेना जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द RBI इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हाइक्स रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, व्हाट इज़ द न्यू रेपो रेट? अब ये आपका आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि RBI ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी की मीटिंग के दौरान जो रेपो रेट था उसको इंक्रीज़ कर दिया है 40 बेसिस पॉइंट से। तो अब नया जो रेपो रेट है वो क्या है? वो हो गया आपका 4.40%। अगर आप इसको, ये वाली न्यूज़ अगर आपने मतलब 2 साल पहले भी कवर की होगी ना कि रेपो रेट क्या है, तो भी आपको पता होगा कि रेपो रेट 4% था अभी तक, क्योंकि 2 साल से वो चेंज नहीं हुआ था। इससे पहले मई 2022 में चेंज हुआ था, 2021 में चेंज हुआ था, और अब
2020 में एक्चुअली चेंज हुआ था 2 साल पहले, और अब ये चेंज हुआ है पिछले कल, तो 4% से ये बढ़ा के 4.40% कर दिया गया है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आरबीआई है उसने डिसाइड किया है ये रेपो रेट को इंक्रीज़ करने के लिए 40 बेसिस पॉइंट से किया है, मतलब कि 0.40 या 0.4% जो है इसमें इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 4% था, अब 4.4 कर दिया है। और इसके साथ साथ रेपो रेट इंक्रीज़ करने के साथ साथ आरबीआई ने एक और भी रेट इंक्रीज़ किया, वो कौन सा है, कैश रिजर्व रेशो जो है वो भी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दी है। कितनी कर दिया, वो टोटल 4.50% जो आपकी कैश रिजर्व रेशो है वो कर दी गई है। और ये इफेक्टिव कब से होगी, कब से अप्लाई हो जाएगी, 21 मई 2022 से, विच विल टेक आउट 87,000 करोड़ की लिक्विडिटी। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, हमेशा ना मतलब बैंक ये आरबीआई ये बोलता है बैंक्स को कि एक कोई हम परसेंटेज रखेंगे, वो आरबीआई डिसाइड करता है वो परसेंटेज, उसी को ही ये बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कि एक वो परसेंटेज दे देता है कि एटलीस्ट इतना परसेंट जितना तुम्हारे पास टोटल पैसा है। आरबीआई बैंक्स को ये कहता है कि जितना आपके पास टोटल पैसा है उसमें से कुछ एक अमाउंट है, कुछ एक परसेंटेज होगी पैसों की जो आपने साइड में रखनी ही रखनी है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, मतलब कि कैश को रिजर्व करके रखना है आपने। तो टोटल जितने भी असेट होंगे बैंक के पास उसमें से 4.5% बैंक को रखना ही पड़ेगा अपने पास। वो कहीं पर भी आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता लोन्स वगैरह के लिए, बस उसको रखना है अपने पास वो, ठीक है। तो ये किस लिए करता है बैंक, आरबीआई ये किस लिए बोलता है, ताकि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि मान लो, यू नेवर नो ना, कि अब अगर मान लो हमने कोई बैंक खोला हुआ है और हमारे पास जितने भी कस्टमर्स अपने पैसे डिपॉजिट करवा के गए हैं, वो मान लो कभी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई पैंडेमिक हो जाता है या कुछ हो जाता है कि बहुत सारे कस्टमर साथ में आ जाते हैं लोन लेने के लिए, पर हम तो वो पैसा दे चुके हैं आरबीआई को, हम मतलब अभी हम बैंक हैं, तो अगर हम पैसा दे चुके हैं आरबीआई को तो हमारे पास तो पैसे होंगे नहीं ज़्यादा, तो पर जो कस्टमर्स हैं उनको तो अपने पैसे वापस चाहिए होंगे ना। तो ऐसे केसेस के लिए, ताकि ऐसे टाइम में कोई पैनिक क्रिएट ना हो, आरबीआई ये सजेस्ट करता है कि आप एक कैश को रिजर्व करके रखो अपने पास, थोड़े अमाउंट को। तो वो जो कैश रिजर्व रेशो है वो 4.5% हो गई है अब, ठीक है। अब बैंक्स को 4.5% अपने टोटल एसेट्स में से रखना पड़ेगा अपने पास कैश की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें से अब ये जो पॉइंट था कि 87,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो चली जाएगी, मतलब कि इतना कैश फ्लो कम हो जाएगा, इतने पैसे जो आपके अलग थे, एक्स्ट्रा थे, वो वापस चले जाएंगे। पहले कम रखने पड़ते थे, अब थोड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो लिक्विडिटी जो होती है मार्केट में, कैश का जितना फ्लो होता है मार्केट में वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि शक्तिकांत दास सेड द डिसीजन वॉज टेकन इन व्यू ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है इसलिए ये स्टेप लिया गया है। जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, इसके लिए क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस उसी रीज़न से बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन भी उसी वजह से, मतलब मेन इसका रीज़न ही रशिया और यूक्रेन की वॉर है। बट इसके जो मतलब सब स्टेप्स इन्होंने बता दिए हैं कि और क्या क्या रीजंस हैं, तो वो वही हैं कि क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस बढ़ गए हैं और कमोडिटीज़ वगैरह भी मार्केट में उसकी भी शॉर्टेज हो रही है, वो भी ग्लोबली हो रही है, तो जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, इसलिए ये जो रेपो रेट है इसको बढ़ा दिया गया है। अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रेपो रेट बढ़ाते क्यों हैं, आरबीआई क्यों बढ़ाता है रेपो रेट, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और लिक्विडिटी जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आरबीआई मान लो रेपो रेट बढ़ा देता है तो लिक्विडिटी कैसे उसमें कंट्रोल हो रही है या रिड्यूस हो रही है। पता है क्या होता है, देखो रेपो रेट वो होता है रेट जिस पे आरबीआई जो है वो पैसे देता है बैंक्स को, ठीक है। जब उसने पैसे देने हैं तो वो रेपो रेट है, जब उसने पैसे लेने हैं बैंक से, मतलब जब बैंक्स जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट पे देते हैं, ठीक है, वो रिवर्स रेपो रेट पे देते हैं। अब अगर मान लो आरबीआई ने जितने पैसे देने हैं उस पर उस पर जो वो रेपो रेट है वो बढ़ा रहा है, जैसे 4.40 कर दिया, पहले 4 ही था, तो बैंक को उसमें ना इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होता है, ठीक है। अब अगर बैंक को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा तो कम लोन्स लेगा, जब वो लेगा लोन्स कम तो वो डिसबर्स भी कम करेगा, और क्योंकि इसको जब बैंक्स को ज़्यादा रेट पे करना पड़ रहा है आरबीआई को, तो बैंक्स भी यही चाहेंगे कि हम भी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करें लोगों से। तो जब उन्होंने बैंक्स ने लोन देना होगा लोगों को, जब पीपल को लोन मिलेगा तो भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, है ना। तो जब लोगों को लोन ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, जब जो लोग हैं, जैसे मानो हम लोग हैं, अगर हमें लोन लेना है, अगर हमें लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने पे मिल रहा है तो हम कम लोन लेंगे ना, कम लोन लेंगे तो हम खर्चा भी कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो ऑब्वियसली आप
जब स्पेंड ही नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ती है जब, तभी प्राइसेस बढ़ते हैं ना। अगर किसी चीज़ की कोई डिमांड है ही नहीं तो उसके प्राइसेस बढ़ तो सकते ही नहीं है। तो इसी वजह से जो आपकी जब लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में, जब कैश फ्लो कम हो जाता है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी महंगाई है ना वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को या जो लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज़ करता है, और इस बार भी उसने वही किया है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है इसलिए रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब बैंक जो है ऑब्टेन करता है फंड्स को फ्रॉम आरबीआई एट दिस रेपो रेट। वही मैंने आपको वहाँ पर बताया कि रेपो रेट पे ही आरबीआई पैसे बैंक्स को देता है, ठीक है। और रेपो रेट जब इंक्रीज़ होता है तो मोर इंटरेस्ट रेट बैंक्स को भरना पड़ता है। ये वाला टेबल आपको बहुत हेल्प कर देगा, ये जो मैंने वहाँ पे पॉइंट समझाया ना उसमें ये वाला टेबल आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो जब रेपो रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट बैंक्स को भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, इसलिए बैंक्स जो हैं अपने जब वो लोन्स देते हैं आगे लोगों को तो उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। जब पीपल के लिए वो पैसा लेना और महंगा हो जाता है तो लोग जो हैं वो कम बोरो करेंगे और कम खर्चा करेंगे, ठीक है। जब कम खर्चा करेंगे तो लिक्विडिटी रिड्यूस हो गई है मार्केट में, और लिक्विडिटी रिड्यूस हुई है मतलब कि मनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। मनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। जब किसी भी महंगी चीज़ की वैल्यू और इंक्रीज़ होती है ना, अब गोल्ड इतना महंगा है तभी तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, उसको इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए उसको ख़रीदना चाह रहे होते हैं लोग। तो इंक्रीज़ हो गई है इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। महंगाई फिर उस वजह से कम हो जाएगी। अब हमने इस वाले जो स्लाइड है इसमें बताया कि कौन कौन से रेट्स जो अब रिवाइज रेट्स हैं वो क्या क्या हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है, इसको पूरे को ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ऑलमोस्ट रोज़ को रिवाइज़ कर लिया करना, क्योंकि अब ये इसके बाद भी अगर ये चेंज होते हैं एग्ज़ाम तक तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। बट अभी आप इसको याद कर लेना कि रेपो रेट जो अब के हिसाब से 4.40 हो गया है, रिवर्स रेपो रेट 3.75 हो गया है, जिसमें बैंक्स जो अपना एक्स्ट्रा पैसा होता है जो वो डिपॉजिट करते हैं आरबीआई में वो इस रेट पे करते हैं, रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है। एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है वो 4.15% हो गई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65, ये वैसे सेम है, कांस्टेंट है, ये वाले नहीं चेंज हुए हैं। बैंक रेट 4.65% है। कैश रिजर्व रेशियो जो चेंज हुआ है वो 4.50 है, जो इफेक्टिव कब से है 21 मई 2022 से। जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है वो 18% है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये रोज़ रिवाइज कर लेना साथ के साथ। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। रियल मैड्रिड क्लिंच दी 35th स्पेनिश लीग टाइटल आफ्टर डिफीटिंग एस्पिनोल दे बार्सिलोना। तो रियल मैड्रिड ने, इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रियल मैड्रिड जो है स्पेन की एक फुटबॉल टीम है, उन्होंने 35th स्पेनिश लीग का टाइटल जीत लिया है, और बार्सिलोना ये एस्पिनोल टीम है इसको हरा के, ठीक है। इसको एस्पिनोल भी बोलते हैं, एस्पिनोल दे बार्सिलोना भी बोलते हैं, बट एस्पिनोल भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि रियल मैड्रिड ने 35th स्पेनिश लीग का टाइटल जीता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड द एडवाइज़र टू पीएम मोदी। इसमें मेन ये याद रखना है कि तरुण कपूर को एडवाइज़र बना दिया गया है पीएम मोदी के लिए पीएम ऑफिस में, ठीक है। और जो दो और भी इसमें एडिशनल सेक्रेटरी रखे हैं उनमें से एक हैं हरिरंजन राव और दूसरे हैं आतिश चंद्रा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर हैज़ अनाउंस दैट अ स्टेडियम विल बी बिल्ट इन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा's नेटिव विलेज इन पानीपत। मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने बोला है कि पानीपत में नीरज चोपड़ा के नाम पे उनकी जो जगह है, उनकी जो विलेज है नेटिव विलेज पानीपत, वहाँ पर हम एक स्टेडियम खोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, बनवाने जा रहे हैं मतलब। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है केरला बीट वेस्ट बंगाल टू लिफ्ट देयर 7th संतोष ट्रॉफी टाइटल। केरला ने जो है 7th संतोष ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है वेस्ट बंगाल को हरा के, ठीक है। केरला का ये तीसरा विन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया कि क्वेश्चन 3 जो है आपका आज का, कि संतोष ट्रॉफी जो है वो ये वाली जो ट्रॉफी है ये किस गेम के लिए मिलती है, इसकी गेम बतानी है आपने मुझे, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन है आज का, ये मिस हो गया है शायद इसमें पीपीटी में। तो ये आपको मुझे बताना है कि संतोष ट्रॉफी कौन सी गेम के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि कैनरा बैंक लॉन्चेस स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि कैनरा बैंक ने स्किल लोन्स का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नंद मूलचंदानी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर
चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। नंदन मूलचंदानी पहले ऐसे इंडियन ओरिजिन के पर्सन बन गए हैं जिनको पहला CTO बनाया गया, मतलब इससे पहले ही ये जो आपकी पोजीशन है ये नहीं थी, ये जो पोस्ट आपकी है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये पहले नहीं इंट्रोड्यूस की थी इस इंस्टीट्यूशन में, बट अब कर दी गई है। तो पहले जो इसके पहले बने हैं CTO वो भी नंद मूलचंदानी है, और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के भी यही हैं। तो कहाँ पर हुए ये? ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में, ठीक है। द फॉरेन इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है ये USA की। CIA जो है वो आपकी फॉरेन इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है USA की। द GST रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया हैज़ टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ रुपीज़ 1.68 लाख करोड़। अभी तक की जितनी भी GST कलेक्शंस हुई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन हुई है GST की वो अप्रैल में हुई है 1.68 लाख करोड़। ये आपको याद रखना है, ये पिछले साल के हिसाब से 20% इंक्रीज्ड जो GST की कलेक्शन है वो है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी तक सबसे ज़्यादा ये हुई है, इतनी कलेक्शन हुई है GST की। ये आपके आज के क्वेश्चन थे। अब इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं 3, इनके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।